आज के क्लास में हम लोग जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की शुरुआत कर रहे हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है स्वच्छ जल वाला पारितंत्र, दूसरा संक्रमणकालीन पारितंत्र और तीसरा जो है सागरीय पारितंत्र। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। तो स्वच्छ जल वाला पारितंत्र वैसा इकोसिस्टम जो कि मीठे जल में पाए जाते हैं, जैसे कि तालाब हो गया, झील हो गया, नदियाँ हो गई। ये सब पारितंत्र में इन सब जगहों में जो इकोसिस्टम पाया जाता है उसको हम कहते हैं स्वच्छ जल पारितंत्र। दूसरा है संक्रमणकालीन पारितंत्र, मतलब कि वैसा इकोसिस्टम जो कि इकोटोन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं उसको हम लोग संक्रमणकालीन पारितंत्र कहते हैं। जैसे कि आर्द्र भूमि, वेटलैंड वाला इकोसिस्टम, मैंग्रोव इकोसिस्टम, एस्चुरीज वाला इकोसिस्टम, ये सभी इकोसिस्टम जो पाए जाते हैं ये इकोटोन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, संक्रमणकालीन पारितंत्र कहलाते हैं। तीसरा है सागरीय पारितंत्र, मतलब वैसा इकोसिस्टम जो कि खारे जल में पाए जाते हैं उसको हम लोग सागरीय पारितंत्र कहते हैं। जैसे कि खुला समुद्र में जो इकोसिस्टम पाया जाता है, जो मूंगे की चट्टान है, मतलब कोरल रीफ वाला जो इकोसिस्टम है, बैरियर द्वीप है, तट रेखा है, ये सब जगह पे जो इकोसिस्टम पाए जाते हैं वो सागरीय पारितंत्र कहलाते हैं। देखिए इसमें जितने भी प्रकार के इकोसिस्टम हैं उसमें से कुछ ही इकोसिस्टम ऐसे हैं जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि आर्द्र भूमि वाला इकोसिस्टम, वेटलैंड वाला, यहाँ से यूपीएससी प्रश्न काफ़ी अधिक पूछती है। जैसे हो गया मैंग्रोव वाला, कोरल रीफ वाला। कुछ इकोसिस्टम ऐसे हैं जहाँ जो कि कोर एरिया है और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इन सब इकोसिस्टम पर आपको थोड़ी अच्छी सी तैयारी करनी पड़ेगी। और बाकी जो इकोसिस्टम है उनसे अधिक प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको अपना बेसिक मजबूत करने के लिए आपको इस सब को भी पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम को कौन कौन से कारक जो हैं इफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं। मतलब हमारा टॉपिक जो है वो है जलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है किस प्रकार से एक्वेटिक इकोसिस्टम को इफेक्टेड करती है, उस पर प्रभाव डालती है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए जो हमारा स्थलीय भाग है वो जल की अपेक्षा वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। मतलब कि जो स्थल वाला भाग है वो जल्दी गर्म होता है, जबकि जो जलीय भाग है वो जल्दी गर्म नहीं होता है। इसके पीछे का कारण समझिए कि जो जल है, जल का जो है विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होती है वो काफ़ी अधिक है। उसको ऊष्मा सोखने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होने के कारण वो जल्दी गर्म नहीं होती है। जबकि जो स्थलीय भाग है उसका जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है उसका मान काफ़ी कम है, जिसके कारण उस थोड़े से हीट में ही स्थलीय भाग जो है गर्म हो जाते हैं। मतलब कि जल का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि स्थल जो है जल्दी गर्म होते हैं। लेकिन यदि जल के तापमान में थोड़ा भी परिवर्तन आ जाता है तो ये जलीय पारितंत्र के लिए विनाशकारी हो जाता है,
क्योंकि जल के टेम्परेचर को बढ़ने से जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु होने लगती है। वो उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो जलीय जीव होते हैं वो तापमान के प्रति कम सहनशील होते हैं। वो तापमान के बदलाव को नहीं सह पाते हैं, जिसके कारण उसमें उसकी मृत्यु होने लगती है। तो जो जल का तापमान में थोड़ा भी परिवर्तन आना विनाशकारी होता है। ठीक है। दूसरा है कि टेम्परेचर जो है किसी जलीय जीव के आकार को भी निर्धारित करता है। इसको आप समझिए। देखिए, यदि जल का तापमान बढ़ता है तो इससे जो जल में रहने वाले जीव हैं उसके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म के बढ़ने से वो कम ही समय में वयस्क हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, जिसके कारण जो है उसके शरीर का सही आकार का उसके शरीर का जो है पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। उसके शरीर का आकार जो है, साइज जो है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। उसको विकसित होने के लिए समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये कम ही समय में मैच्योर हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म के बढ़ने से। जबकि यदि जल का टेम्परेचर कम है, ठंडा जल है, तो इसमें जो है मेटाबॉलिज्म की क्रिया जो है उसके शरीर में धीरे धीरे होती है, और इससे किसी भी जीव के शरीर को सही आकार मिलने में समय मिलता है और उसकी वृद्धि अच्छी तरीके से होती है। तो जो ठंडे जल वाले जीव हैं, जहाँ का जल ठंडा है, वहाँ के जीवों के आकार बड़े होते हैं, जबकि यदि टेम्परेचर अधिक हो जाए तो जीवों का आकार बढ़ नहीं पाता है। ठीक है। तीसरा है कि टेम्परेचर जो है ये निर्धारित करती है कि कोई जीव जो है किस क्षेत्र में अधिक होंगे और कहाँ कम होंगे। देखिए, यदि जल का टेम्परेचर अधिक है तो वहाँ वैसे जीव ही रह सकते हैं जो उस गर्म जल के प्रति अनुकूलित हैं। ये जैसे कि कहीं का जल जो है ठंडा है तो वहाँ वैसे जीव ही रहेंगे जो कि उस ठंडे जल के प्रति अनुकूलित होते हैं। तो इसका मतलब है कि तापमान ये निर्धारित करता है कि किसी स्थान में, किसी क्षेत्र में किस प्रकार के जीव रहेंगे, ये भी तापमान निर्धारित करता है। मान लीजिए कि कोई ठंडा जल वाला क्षेत्र है जहाँ टेम्परेचर अधिक नहीं है, लेकिन अचानक उसमें टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा, समझिए। देखिए, जो टेम्परेचर बढ़ने से जो जीव उस स्थान पर रह रहे थे, या तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उस टेम्परेचर को वो सहनशील नहीं होते हैं। आपको बताएं कि जीव जो हैं तापमान के प्रति सहनशील नहीं है जलीय जीव, या तो वो मर जाएंगे या तो फिर उस जगह से प्रवास कर जाते हैं। ठीक है। और वहाँ पे वे जीव आ जाते हैं जो कि उस गर्म जल के प्रति अनुकूलित हैं। वहाँ पे वो वहाँ पे रहने लगते हैं जो उस जल के प्रति अनुकूलित हैं। तो तापमान ये निर्धारित करता है कि कहाँ पे किस प्रकार के जीव रहेंगे। ठीक है। अब दूसरा कारण है कि सूर्य का प्रकाश जो है, सनलाइट जो है, किस प्रकार से जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम को इफेक्टेड करती है। देखिए, जो सनलाइट है वो किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में लगभग 200 मीटर की गहराई तक पहुंचती है। उसके बाद जो है सूर्य का प्रकाश उसके बाद नीचे गहराई तक नहीं जा पाते हैं। तो जो क्षेत्र में प्रकाश पहुंचती है उसको कहते हैं फोटिक जोन, प्रकाशीय क्षेत्र। और जिस क्षेत्र में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उसको कहते हैं
एफोटिक जोन, अप्रकाशीय क्षेत्र। ठीक है। दूसरा है कि जो प्रकाशीय क्षेत्र है, जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया दोनों होती है, जबकि जो एफोटिक जोन है उस क्षेत्र में केवल श्वसन की क्रिया होती है, वहाँ किसी भी प्रकार की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है। अब यहाँ पे इस फिगर से आप समझिए। देखिए, मान लीजिए कि ये जो है एक जलीय पारितंत्र है। ठीक है। एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है। सनलाइट जो है लगभग 200 मीटर की गहराई तक जो है सनलाइट पड़ती है किसी भी जलीय पारितंत्र में, और इस क्षेत्र को कहते हैं प्रकाशित मंडल, फोटिक जोन कहते हैं। अब इसके बाद वाले क्षेत्र को अप्रकाशित मंडल कहते हैं, एफोटिक जोन कहते हैं। मतलब जिस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसको कहते हैं प्रकाशित मंडल, और ये 200 मीटर गहराई तक होती है। ठीक है। और उसके बाद के क्षेत्र को अप्रकाशित मंडल, एफोटिक जोन कहते हैं। अब तीसरा है लवणता। देखिए, जो खारा जल वाला जो पारितंत्र है उसमें लवणता होती है, उसमें खारापन होता है। तो वहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं, जो जीव जंतु हैं या फिर जो पादप हैं, इस खारे जल का प्रभाव जो है उस पर पड़ता है, और जो भी पादप, जो भी जीव जंतु उस खारे जल में हैं, जो वो उसके प्रति सहनशील होते हैं, इसलिए उस क्षेत्र में वो जीवित रह पाते हैं। चौथा है पोषक तत्व। देखिए, किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो है पोषक तत्व की एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए। संतुलित मात्रा होने से जलीय पारितंत्र जो है स्वस्थ रहता है, ना तो अधिक होनी चाहिए ना ही कमी होनी चाहिए। देखिए, यदि किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में पोषक तत्व की काफ़ी वृद्धि हो जाती है, पोषक तत्व का मतलब समझ रहे हैं आपके, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, या कोई भी अन्य प्रकार के खनिज हैं, उनकी एक संतुलित मात्रा में होना आवश्यक है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। लेकिन यदि इसकी वृद्धि हो जाए तो उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो है सुपोषण की समस्या हो जाती है। सुपोषण की समस्या हो जाने के कारण जो है पूरा जलीय पारितंत्र नष्ट हो जाता है, पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। देखिए, जो सुपोषण की समस्या है इसको हमको इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है। ठीक है। तब फिर हम इसके बारे में वहाँ पर चर्चा करेंगे। पांचवा है कि जो जल में जो घुलित ऑक्सीजन है वो किस प्रकार से किसी जलीय पारितंत्र को प्रभावित करती है। तो देखिए, जो जलीय पारितंत्र है उसमें स्थल की तुलना में 150 गुना कम ऑक्सीजन होता है। मतलब जल में जो है स्थल की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ठीक है। अब जो यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा के जो पहुँचती है जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में, सबसे पहले तो जो प्रोड्यूसर होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं उस जलीय पारितंत्र में, और वायु के द्वारा भी कुछ हद तक ऑक्सीजन की पूर्ति की जाती है जलीय इकोसिस्टम में। लेकिन यदि जलीय इकोसिस्टम में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वहाँ रहने वाले जीव जंतु मरने लगते हैं। ठीक है। और देखिए, जो गर्म जल होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जबकि ठंडे जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है।